विद्यार्थी बीएससी तृतीय वर्ष की इवोल्यूशन वाले पेपर में एक टॉपिक है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का आज हम अध्ययन करेंगे। मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र आपके समक्ष इस अध्याय पर चर्चा करूंगा। उत्परिवर्तन किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से होने वाला कोई भी वंशागत परिवर्तन जो होता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं आपके समझने के लिए। किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना में रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से होने वाला कोई भी जो परिवर्तन होता है जो कि वंशागत होना चाहिए वह उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन जीन को धारण करने वाले गुणसूत्रों की संरचना में होता है। जब जीन की संरचना में परिवर्तन होता है तो ये जीन उत्परिवर्तन कहलाता है तथा गुणसूत्रों की संरचना में जब परिवर्तन होता है तो ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन के कारण नए बने गुणसूत्र अपने पैतृक गुणसूत्रों से भिन्न प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि उत्परिवर्तनवाद जो है, जिसे हम थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहते हैं, वो ह्यूगो डी वेरिज ने दी थी। डच जीव वैज्ञानिक ह्यूगो डी वेरिज जो है, उन्होंने सन 1901 में थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी। उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमार्कियाना पौधे का अध्ययन करा और उन्होंने देखा कि कुछ पौधों में अचानक ही ऐसे नए लक्षण उत्पन्न हो गए और ये नए लक्षणों वाले पौधे मूल लक्षणों वाले पौधों से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं। डिवरीज ने इस प्रकार नए लक्षण वाले पौधों को एक नई जाति माना और डिवरीज ने ओइनोथेरा की 8 जातियों को संकलित करा। इनमें ओइनोथेरा गिगास दीर्घाकार वाली जाति, ओइनोथेरा रूब्रिनर्विस लार सिराओं वाली जाति, ओइनोथेरा नेरियला लगभग 1/4 ऊंचाई वाली बोनी जाति, ओइनोथेरा लेविफोलिया पतली और सकरी चिकनी पत्तियों वाली जाति, ओइनोथेरा ब्रेविस्टाइलिस गोल पत्तियां और छोटी वर्तिका वाली जाति, ओइनोथेरा अल्बिडा सफेद और पीले रंग वाली एक दुर्बल जाति, ओइनोथेरा ओब्लोंगेटा दीर्घायत पत्तियों वाली जाति, ओइनोथेरा लेंटा जिसमें स्त्री केसर की जाति, जिसमें केवल उत्परिवर्तन के कारण परागणों द्वारा निषेचन हो सकता है। तो ह्यूगो डी वेरिज ने इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमेरिका पर काम करके उस जाति में नए नए लक्षणों वाली जो जातियां उत्पन्न हुई उत्परिवर्तन के कारण उनका अध्ययन करा। डी वेरिज ने देखा कि उपयुक्त पौधों में ये लक्षण अकस्मात ही विकसित हो जाते हैं और वंशागत होते हैं। पौधों की कई पीढ़ियों को उसने उद्यान में उगाया और देखा कि सभी भिन्न लक्षणों वाले पौधे उसी लक्षणों वाली संतति को उत्पन्न करते हैं। इन पौधों को उसने उत्परिवर्ती या म्यूटेंट पौधे कहा और प्रत्येक पौधे को जो समान प्रकार की संतति उत्पन्न करता था और नए लक्षणों वाला था उसको एक नई जाति या स्पीसीज की संज्ञा दी। डी वेरिज के अनुसार जीवों में अकस्मात उत्पन्न होने वाली जो जातियां होती है, ये ओइनोथेरा लेमार्कियाना की 2 स्पीसीज है। ओइनोथेरा लेमार्कियाना की ओइनोथेरा नैनेला और ओइनोथेरा ओब्लोंगेटा 2 स्पीसीज यहाँ दिखाई गई है कि अचानक उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं होती है ये नई जातियों का सृजन करती है। ये डार्विन की विभिन्नताओं के विकास में डार्विन ने विभिन्नता को विकास का मूल कारक माना और डार्विन ने कहा कि जीवों में उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं होती है वो सूक्ष्म होती है और इनका क्रम कई पीढ़ियों तक चलता है जब जाकर के नई जाति की उत्पत्ति होती है। किंतु डी वेरिज ने कह दिया कि म्यूटेशन आता है और अचानक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो विभिन्नता दीर्घ किंतु म्यूटेशन आकस्मिक होता है। तो डी वेरिज और म्यूटेशन दोनों के जो वाद थे, थ्योरीज थी, उन दोनों में अंतर आ गया। डी वेरिज ने जो म्यूटेशन वाद दिया उसको हम देखते हैं, स्पेशल फीचर्स और डी वेरिज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। डी वेरिज के म्यूटेशन वाद की जो विशेषता थी, सबसे पहली विशेषता प्राकृतिक रूप से जनन करने वाली जितनी भी जातियां या समस्याएं होती हैं उनमें समय समय पर उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला जो जीव है वो उत्परिवर्ती जीव कहलाता है। उत्परिवर्ती जीव इसके जो जनक जीव होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। दूसरी बात,
उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए नए लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं और वंशागत होने के कारण ही नई जातियों का विकास होता है। कभी कभी उत्परिवर्तन दीर्घ और हमेशा ये उत्परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। ये किसी भी दिशा में हो सकते हैं, लाभप्रद हो सकते हैं या हानिकारक हो सकते हैं। उत्परिवर्तनों पर नेचुरल सिलेक्शन का प्रभाव पड़ता है और नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से जो लाभदायक उत्परिवर्तन होते हैं वो तो पीढ़ी के अंदर संचित कर लिए जाते हैं और जो हानिकारक उत्परिवर्तन होते हैं वो जीव के प्राकृतिक वर्ण द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। डार्विन ने इन अकस्मात उत्परिवर्तनों को स्पॉट नाम दिया था। अंगों के अत्यधिक विशेषीकरण की व्याख्या स्पॉट या आकस्मिक उत्परिवर्तन द्वारा की जा सकती है। अंगों के विकास की प्रारंभिक अवस्था को उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा समझाया गया, क्योंकि उत्परिवर्तन प्रारंभ से ही पूर्ण होते हैं, इनमें कोई बीच की संक्रमणीय अवस्था नहीं आती है। तो ये 7 ऐसे बिंदु है जिन पर डीवरीज ने म्यूटेशनवाद दिया और म्यूटेशनवाद के आ जाने के पश्चात म्यूटेशनवाद की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि डार्विन ने कहा कि जातियों का विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है विभिन्नताओं के माध्यम से, और म्यूटेशनवाद में आ गया कि अचानक उत्परिवर्तन आता है, नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है और जाति का विकास हो जाता है। जो डार्विनवाद में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक थे उन्हें डीवरीज के म्यूटेशनवाद की बहुत आलोचना करी। उनका विकास क्रमिक और दीर्घगामी प्रक्रिया है जो पीढ़ियों तक क्रमिक रूप से वंशागत होने वाले अंतरों के संकलन के फलस्वरूप नई जाति का विकास होता है। म्यूटेशनवाद ने कह दिया जातियों का विकास अकस्मात होता है। तो इनमें जो आपत्तियां प्रस्तुत करने वाले थे वो प्रमुख इस प्रकार हैं। पहले डेविस थे। डेविस ने एनोथेरा लेमार्किया ने इन्होंने बताया कि एनोथेरा लेमार्किया की जो इतनी जातियां आई है वो समजीनी नहीं होकर एक संकर्प होता है। एनोथेरा की 2 जंगली अमेरिकन जातियों के संकरण के फलस्वरूप नई जाति बनी है। एनोथेरा में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन एक विचित्र प्रकार का संयोग है जो सभी जीवों में समान रूप से नहीं मिलता। तीसरी बात कहती म्यूटेशनवाद द्वारा म्यूटेशनवाद ने सागर के बीच में कोई द्वीप है और द्वीप पर नहीं उड़ने वाले पक्षियों की उपस्थिति को नहीं समझा सका। पक्षी उड़ नहीं सकता, सागर के बीच में द्वीप में है, तो उसकी उपस्थिति म्यूटेशनवाद के द्वारा नहीं समझाई गई। जीवों के बीच पाए जाने वाला असातत्य या अलगाव डिसकंटिन्यूटी की व्याख्या भी म्यूटेशनवाद के आधार पर नहीं की जा सकती। म्यूटेशन को विकास का आधार नहीं माना जा सकता। ये 5 प्रमुख आलोचनाएं म्यूटेशनवाद को मिली, लेकिन वास्तव में म्यूटेशनवाद क्या है ये हम देखते हैं म्यूटेशनवाद की आधुनिक संकल्पना के द्वारा। म्यूटेशनवाद को बाद में रूपांतरित करके मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन कहा गया। इसमें कार्य करने वैज्ञानिक का नाम मॉर्गन था। मॉर्गन से आप परिचित हैं, TH मॉर्गन के नाम से प्रसिद्ध। 1909 में मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला पर काम करा। ड्रोसोफिला में आने वाले अनेक प्रकार के म्यूटेशंस के इन्होंने अध्ययन किया। अब तो बैक्टीरिया, जीवाणुभोजी, वायरस जैसे सूक्ष्म प्राणियों से लेकर मनुष्य तक अनेक उत्परिवर्तनों को देखा गया है। ये उत्परिवर्तन ही विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं, जिस पर अन्य बलों के प्रभाव से नई जातियों का विकास होता है। म्यूटेशन की जो नई संकल्पना है उसके अनुसार म्यूटेशन जीन या गुणसूत्रों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन है। म्यूटेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, सोमैटिक या जर्मिनल। लेकिन जो सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं वो जीव की मृत्यु के साथ में वो लक्षण वही समाप्त हो जाते हैं और नई जाति की उत्पत्ति में सोमैटिक म्यूटेशन का कोई रोल नहीं होता। जबकि जो जर्मिनल म्यूटेशन होते हैं ये विकास की दिशा में और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये वंशागत होते हैं। कई तो उत्परिवर्तन के बारे में मैंने बता ही दिया कि कई परिवर्तन जो होते हैं जीव की किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, किंतु जर्मिनल म्यूटेशन जो होते हैं केवल लैंगिक अंगों की कोशिकाओं युग्मकों के मैच्योरेशन में या युग्मनजों में होते हैं। उत्परिवर्तन प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रभावी प्रकार के उत्परिवर्तन जो होते हैं वो अभिव्यक्त हो जाते हैं और अप्रभावी प्रकार के उत्परिवर्तन अनेक पीढ़ियों तक छिपे रहते हैं। उत्परिवर्तन जो होते हैं अधिकांश घातक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन घातक प्रकार के जो उत्परिवर्तन होते हैं वो अप्रभावी होते हैं।
सामान्य जीन जब युग्म विकल्पी जब बनते हैं, वो सारे के सारे युग्म विकल्पी जो होते हैं वो उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित होते हैं। ये केवल उन जीनों को पहचाना जा सकता है जिसमें उत्परिवर्तन हो चुके हैं। उत्परिवर्तन दिशात्मक नहीं होते, नहीं जीव की आवश्यकता के या हित में इसका कोई संबंध होता है। किसी भी दिशा में उत्परिवर्तन हो सकता है। उत्परिवर्तन शरीर के समस्त अंगों और सभी प्रकार के लक्षणों को प्रभावित करता है। उत्परिवर्तन अकस्मात और स्वतः विकसित होते हैं। रासायनिक पदार्थों या म्यूटेजेंस या विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है और उत्परिवर्तन की दर जो है विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन की किस्में, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। सभी म्यूटेशन जीवों में रचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते। म्यूटेशन शरीर क्रियात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिसका प्रभाव अंगों पर कार्य करता है। इस प्रकार के कुछ म्यूटेशन जीवधारियों के जीवन काल को प्रभावित करते हैं। म्यूटेशन का प्रभाव भी अलग अलग होता है, लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। प्रभावी दृष्टिगत म्यूटेशन, डोमिनेंट विजिबल म्यूटेशन, ये वे म्यूटेशन होते हैं जो प्रभावी होने के कारण विषम युग्मनज या समयुग्मनजी दोनों ही अवस्थाओं में अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अतः इनको पहचानना बहुत सरल है। अप्रभावी दृष्टिगत म्यूटेशन की अपेक्षा संख्या में ये कम होते हैं। दूसरा आता है माध्यमिक दृष्टिगत म्यूटेशन, इंटरमीडिएट विजिबल म्यूटेशन। ये म्यूटेशन जो होते हैं केवल विषम युग्मनजी अवस्था में अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और विषम युग्मनजों में ही पहचाने जाते हैं। इनमें से बहुत से म्यूटेंट जीन्स का प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें माध्यमिक कहना संभव नहीं है। ज़ैंथोमेटोसिस नामक एक बीमारी है और इसका जीन जो होता है वो होमोजाइगस अवस्था में रहता है, तभी यह बीमारी उत्पन्न करता है। इसको अप्रभावी जीन माना जाता है, किंतु यह देखा जाता है कि जब भी हेटेरोजाइगोट्स बने तो हेटेरोजाइगोट वाली अवस्था में एक दूसरी बीमारी हो गई और उस दूसरी बीमारी का नाम है हाइपरकोलेस्टेलेमिया। हाइपरकोलेस्टेलेमिया जो होती है वो विषम युग्मनजी अवस्था में हो गई, अतः ये जीन अपूर्ण प्रभावी भी कहलाता है। समयुग्मनजी अवस्था में तो ज़ैंथोमेटोसिस है और हेटेरोजाइगोट्स में हाइपरकोलेस्टेलेमिया है, तो ये अपूर्ण प्रभावी हो गई। तीसरा लिंग संलग्न दृष्टिगत म्यूटेशन, सेक्स लिंक्ड विजिबल म्यूटेशन। जब जीव से गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स में क्रोमोसोमल कंपोजिशन असमान प्रकार का होने के कारण उनको हम हेटेरोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। तो हेटेरोगैमेटिक सेक्स ये नर में इन म्यूटेंट्स जीन्स को पहचाना गया, इनको सेक्स लिंक्ड विजिबल म्यूटेशन को, क्योंकि नरों में एक्स गुणसूत्र पर होने वाला कोई भी जनिक परिवर्तन जो होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है, वो अपने को प्रदर्शित कर सकता है। नर की जनन कोशिकाओं में होने वाला अप्रभावी म्यूटेशन उसकी नर और मादा दोनों संततियों में दृष्टिगत नहीं हो सकता। इस प्रकार मादा के एक्स गुणसूत्र में होने वाला अप्रभावी उत्परिवर्तन से उत्पन्न मादाओं में दृष्टिगत नहीं होता, केवल नरों में ही इन गुणों को देख पाना संभव होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि नर का एक्स गुणसूत्र मादा को प्राप्त होता है, इसलिए उस एक्स गुणसूत्र पर यदि कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है जेनेटिक, वो मादाओं में जाके प्रदर्शित होगा, और मादा के एक्स गुणसूत्र पर कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वो एक्स गुणसूत्र 2 एक्स में से 1 एक्स नर को जाएगा, इसलिए नरों में ये लक्षण प्रकट होता है। ऑटोसोमल अप्रभावी दृष्टिगत म्यूटेशन, ऑटोसोमल रिसेसिव विजिबल म्यूटेशन। इस म्यूटेशन से ज्ञात करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उभयलिंगी जीवों में इन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है। समयुग्मनजी जीवों में ही अपने को यह प्रदर्शित कर सकते हैं। विषमयुग्मनजी जीव प्रभावी के उपस्थित होने पर इसका कारण या प्रभाव नष्ट हो जाता है। लेथल म्यूटेशन, इनको पहचानना और भी कठिन है। जो घातक म्यूटेशन होते हैं वो विषमयुग्मनजी जीवों में देखे जा सकते हैं, किंतु अधिकतर घातक म्यूटेशन अप्रभावी होते हैं और इनका प्रभाव अलग अलग होता है। कुछ म्यूटेशन जो है प्राणघातक भी हो सकते हैं। यही घातक म्यूटेशन में दूसरा है डेट्रीमेंटल म्यूटेशन। पहला वाला था घातक म्यूटेशन, लेथल म्यूटेशन है, ये घातक म्यूटेशन डेट्रीमेंटल म्यूटेशन है। इस प्रकार के म्यूटेशन सबसे अधिक होता है, इन्हें पहचाना और भी कठिन है। ये अधिकता अप्रभावी होता है। कोई भी प्रभावी हानिकारक जीन ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र पर यदि उपस्थित है और उसकी उपस्थिति से यदि 20% जीवों की मृत्यु हो जाती है
तो इसका अर्थ ये होता है कि विश्व में युग्मनज होने पर मादा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु समस्त नर जंतुओं में ये जीन्स उपस्थित होगा, जिनमें से 20% नर जंतुओं की मृत्यु होनी संभव है। अतः एक या दो जीनों को देखकर इन म्यूटेशंस का पता लगाना संभव नहीं है। अभी तो बहुत सी जीनों में एक स्टाफ पर बार बार प्रयोग करने के पश्चात ही इन जीन से म्यूटेशन का ज्ञान हो सकता है। हानिकारक म्यूटेशन। यद्यपि म्यूटेशन जैविक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु अधिकांश म्यूटेशन हानिकारक और अप्रभावी होते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाले म्यूटेशन जैसे हीमोफीलिया, डायबिटीज, एक्लेप्टोन्यूरिया, वर्णकहीनता, एनीरीडिया इत्यादि हानिकारक म्यूटेशन तथा अप्रभावी है। दैहिक म्यूटेशन। ये म्यूटेशन शरीर के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकते हैं, केवल उसी भाग में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिस भाग में ये उत्पन्न हुए हैं, संतान में नहीं पहुंचते, क्योंकि सोमेटिक है और सोमेटा मतलब काया, बॉडी, देह, जीव की मृत्यु के साथ में समाप्त हो जाते हैं। अतः इस प्रकार के उत्पन्न म्यूटेशन कभी भी वंशागत नहीं होते। भ्रूण में होने वाला कोई भी दैहिक परिवर्तन बाद में मोषक बना लेता है। प्रतिवर्तीय म्यूटेशन या रिवर्सिबल म्यूटेशन। इस प्रकार के म्यूटेशन जो होते हैं वो रिवर्सिबल प्रकार के होते हैं। मान लो कि जो जीन ए जीन है उससे ए उत्परिवर्तन हो गया और उत्परिवर्तन से जीन में कैरेक्टर उत्पन्न हुए और उसका रिवर्सन हो गया, ए जीन वापस कैपिटल ए में उत्परिवर्तित हो सकता है, तो कैरेक्टर वापस रिवर्सिबल हो गया। ऐसा उदाहरण हम छोटी आंत्र में देख सकते हैं। बैक्टीरियो जो होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रभाव से बैक्टीरिया मर जाते हैं, किंतु उन्हीं बैक्टीरिया में से कुछ ऐसे म्यूटेंट बैक्टीरिया बन जाते हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द म्यूटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा इस पर ध्यान दें। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द म्यूटेशन। आणविक स्तर पर प्रत्येक जीन डीएनए का भाग होता है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बनता होता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स एक निश्चित क्रम में विन्यासित होते हैं और किसी एक न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या भी उसमें निश्चित होती है। डीएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड सारकों का क्रम जो है उसमें निहित सूचनाओं को निर्धारित करता है। किसी भी कारणवश यदि इनके विन्यास में परिवर्तन आ जाए तो जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उससे उत्पन्न होने वाले लक्षण यानी कि फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। इस फिनोटाइप्स को हम इस प्रकार एक एग्जांपल से देख सकते हैं। हमारे पास डीएनए की एक सीक्वेंस है GGA CTC CTC, GGA CTC CTC डीएनए की सीक्वेंस। ये कॉमन जीन है। इस कॉमन जीन में डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और मैसेंजर आरएनए का निर्माण हुआ। जैसा हम कॉमन बेस पेयर का रूल्स जानते हैं कि साइटोसिन ग्वानिसिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है और थायमिन एडेनिन से जुड़ता है। इसी प्रकार का जो बेस पेयर होते हैं इसको चारकॉफ रूल्स कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यदि पेयरिंग हो जाए है तो जी से सी, ए से यू, सी से जी, टी से ए, सी से जी और सी से जी, टी से ए और सी से जी, इस प्रकार की CCU GAG GAG सीक्वेंस में प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि CCU जो कोडोन है उस कोडोन का अर्थ होता है प्रोलीन, GAG होगा तो ग्लूटामिक एसिड और GAG होगा ग्लूटामिक। तो इस डीएनए की सीक्वेंस GGA CTC CTC से मैसेंजर आने के सीक्वेंस में CCU GAG GAG जो प्रोलीन ग्लूटामिक एसिड का निर्माण करती है। और ये जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन A की बीटा चेन का निरूपण करता है। हीमोग्लोबिन A की बीटा चेन में इस प्रकार अमीनो अम्लों का क्रम पाया जाता है, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। ये एक सामान्य अवस्था है। लेकिन इस जीन में म्यूटेशन आ जाए और जो हमारा ये क्षारक है नाइट्रोजन क्षारक, कौन सा, थायमीन, इस थायमीन का स्थान यदि एडेनिन ने ले लिया तो ये जीन क्या हो गया, ये जीन में म्यूटेशन हो गया। इसको हम म्यूटेंट जीन कहेंगे। और जब म्यूटेंट जीन हो जाएगा तो हमारे पास क्या सीक्वेंस हो जाएगी, GGA CAC CTC। जब GGA CAC CTC हो गई तो इनसे पेयरिंग रूल, चारकॉफ के पेयरिंग रूल के अनुसार G के साथ C, G से C, A से U, C से G, A से U, C से G, C से G, T से A और C से G, इस प्रकार का मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप बना, जिसके पास हमारी सीक्वेंस हो गई या कोडन जो हो गया CCU मीन्स प्रोलीन, ठीक है, जहाँ
GUG मीन्स वैलिन और GAG मीन्स ग्लूटामिक एसिड। यहाँ GAG था तो ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ कोडोन चेंज हो गया, GAG से GUG हो गया, जिसका अर्थ हो गया वैलिन। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, उस बीटा चेन में हमारे पास ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ गया, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ गया, तो ये हमारे पास म्यूटेंट हीमोग्लोबिन हो गया। और जब म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बन गया तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एस। पहला हीमोग्लोबिन ए था, अब बन गया हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस वाला जो हीमोग्लोबिन होगा, उसकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उसमें हीमोग्लोबिन जो है उस सिकल सेल की सेल्स हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया इसके कारण बीमारी होती है। तो ऐसा किस कारण हुआ? जीन में परिवर्तन के कारण हुआ। अब जीन में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं डीएनए में, वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से, या डिलीशन के माध्यम से, या फिर एडिशन के माध्यम से, या फिर फ्रेम शिफ्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन प्रकार के जो चेंजेज होते हैं। डीएनए के स्टेज में जो बेस पेयर्स पाए जाते हैं, उसमें एक भिन्न नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर्स को हम जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस पेयर्स में 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक प्रकार के होते हैं प्यूरिमिडिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन है, जबकि थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है पायरिमिडिन्स। अब हम बात करते हैं संक्रमण की, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंतर्गत कहता है कि एक नाइट्रोजन बेस पेयर जब दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर से प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी हमने कहा जब एक प्यूरिन से दूसरे प्यूरिन से प्रतिस्थापित होता है और एक पायरिमिडिन जब दूसरे पायरिमिडिन से प्रतिस्थापित होता है, तो इस प्रकार का जो सब्स्टिट्यूशन है वो ट्रांजिशन प्रकार का सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, हमारे पास सीक्वेंस है एडेनिन का रिप्लेसमेंट थाइमिन से। वह एडेनिन और थाइमिन ये बेस पेयरिंग रूल्स है, और ग्विनिसिन साइटोसिन के रिएक्शन बॉन्ड बनाता है। यहाँ एडेनिन थाइमिन से रिप्लेसमेंट हो जाए, सॉरी एडेनिन जो होता है वो ग्विनिन से रिप्लेसमेंट हो जाए। यहाँ एडेनिन था, ये ग्विनिन आ गया, ग्विनिन ने साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाया। एडेनिन का रिप्लेसमेंट ग्विनिन से होता है तो ये प्यूरिन्स का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट है, और थाइमिन का जो रिप्लेसमेंट साइटोसिन या यूरेसिल से होता है तो ये पायरिमिडिन्स का पायरिमिडिन से रिप्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ के पश्चात हम दूसरे प्रकार का ट्रांजिशन देखें, ट्रांसवर्सन इसको कहते हैं। इस ट्रांसवर्सन भी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ वर्सन हो गया, चेंज हो गया। यहाँ नाइट्रोजन बेस पेयर में प्यूरिन्स का प्रतिस्थापन पायरिमिडिन से और पायरिमिडिन का प्रतिस्थापन प्यूरिन से हो जाता है। तो इस प्रकार का पायरिमिडिन जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको अनुप्रस्थ प्रतिस्थापन या ट्रांसवर्सन कहा जाता है। यहाँ एडेनिन और थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन कॉमन इधर लिख दिया, एडेनिन और के साथ में ग्वानिन आ गया, एडेनिन के इधर थाइमिन का रिप्लेसमेंट ग्वानिन है, एडेनिन थाइमिन का रिप्लेसमेंट किससे हुआ है? ग्विनिन से हुआ है। एडेनिन और ग्विनिन क्या है? प्यूरिन्स, दोनों प्यूरिन्स है। तो ये थाइमिन क्या है? थाइमिन पायरिमिडिन से। तो पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट किससे हुआ है? प्यूरिन से। इसलिए ये ट्रांसवर्सन प्रकार का म्यूटेशन है। ये कॉमन वापस ए के साथ में टी है और सी के साथ में जी है। डीएनए की जब डुप्लीकेशन होती है, यानी जिसे हम रेप्लिकेशन होते हैं, तो रेप्लिकेशन में इस प्रकार की त्रुटियां जब आ जाती है तो उसको कॉपी एरर म्यूटेशन कहा जाता है। कॉपी एरर म्यूटेशन का जो रासायनिक आधार है वो ये बता रखा है। अनेक प्रकार की जो म्यूटाजेंस हैं, म्यूटाजेंस वे पदार्थ होते हैं जो म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं। डीएनए के नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस को ये बदल देते हैं। डीएनए की बेस पेयर सीक्वेंस को बदलने वाले जो म्यूटाजेंस हैं उनमें नाइट्रस ऑक्साइड एक जाना पहचाना म्यूटाजन है। ये क्या करता है कि जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में जो अमीनो समूह लगा हुआ होता है उस अमीनो समूह को OH समूह से प्रतिस्थापित कर देता है। जब अमीनो समूह OH समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है तो एडेनिन का अमीनो समूह जब प्रतिस्थापित होएगा OH से तो वो बन जाता है हाइपोजेंथिन। एडेनिन से क्या बन गया? हाइपोजेंथिन।
ठीक इसी तरह साइटोसिन से यूरेसिल बन जाता है, ग्वानिन से जैंथिन बन जाता है, हाइपोजैंथिन जो है साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है और यूरेसिल एडिनिन के साथ बनाता है और हाइपोजैंथिन ग्वानिन के समान हो जाता है तो साइटोसिन से बॉन्ड बना देता है। तो ये बेस पेयरिंग चेंज हो जाती है। इसके कारण क्या हुआ, कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक म्यूटाजन है जो NH2 समूह को OH में परिवर्तित कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक जो है परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एडिनिन दे रखा है, ये एडिनिन है और एडिनिन में अमीनो समूह है, नाइट्रस ऑक्साइड की क्रिया हुई तो NH2 समूह परिवर्तित होकर के OH समूह में परिवर्तित हो गया, तो ये एडिनिन हाइपोजैंथिन में परिवर्तित हो गया। हम जानते हैं कि एडिनिन के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाता है, एडिनिन थाइमिन के साथ बनाता है, किंतु ये बन गया हाइपोजैंथिन, तो हाइपोजैंथिन तो साइटोसिन के साथ बनाएगा, तो बेस पेयरिंग रूल्स में इसका जो है पेयरिंग चेंज हो गई। यहाँ दूसरा एग्जांपल दे रखा है साइटोसिन। साइटोसिन का क्या हो गया, अमीनो समूह नाइट्रस ऑक्साइड के कारण OH में परिवर्तित हो गया, तो साइटोसिन से बन गया यूरेसिल। साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ में, अब ये यूरेसिल बन गया तो यूरेसिल बनाएगा एडिनिन के साथ में। तो इस प्रकार बेस पेयरिंग चेंज होकर के म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। इसी बेस पेयरिंग को यहाँ देखा है, एडिनिन थाइमिन के साथ बनाता है, लेकिन एडिनिन का OH समूह परिवर्तित होने के कारण ये हाइपोजैंथिन बन गया अब टी के साथ में, तो हाइपोजैंथिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ बन बनाएगा, टी होगा तो ए के साथ बनाएगा, तो नॉर्मल बॉन्ड पेयरिंग है, और हाइपोजैंथिन साइटोसिन के साथ बनाएगा और सी हमेशा जी के साथ बने, जीनोसिन गोल्ड। तो यह हमारा जो है ये परिवर्तन उत्पन्न हो गया और ये उत्परिवर्तन के कारण नए लक्षण होते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन है, साइटोसिन का NH2 समूह परिवर्तित हुआ तो यूरेसिल हो गया, जी और यू हो गया, जी की नॉर्मल बॉन्ड पेयरिंग साइटोसिन के साथ में है और लेकिन यू बन गया तो ये एडिनिन के साथ बॉन्ड बना दिया, एडिनिन थाइमिन के साथ, और एडिनिन ये जो है यूरेसिल के साथ में बनाएगा। तो इस प्रकार से इनकी पेयरिंग चेंज हो जाने के कारण न्यूक्लियोटाइडों का क्रम चेंज हो जाता है, उनकी पेयरिंग चेंज हो जाती है, जिससे नए प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं और ये उत्प्रेरक है। नाइट्रिक एसिड के अतिरिक्त दूसरे और म्यूटाजेंस भी हैं, ये म्यूटाजेंस कहलाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, मिथाइल सल्फोनेट और मस्टर्ड गैस, न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। एक दूसरा प्रकार के कारण और ये बेस पेयरिंग चेंज होती है, उसको कहते हैं ट्यूटोमेरिज्म। डीएनए के अणु के प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन के पुनर्विन्यास के फलस्वरूप उसके चारों नाइट्रोजन क्षारकों में से प्रत्येक नाइट्रोजन क्षारक जो होता है एक असामान्य दशा में रह सकता है। इस प्रकार का जो असामान्य दशा है उसे चलावयवी प्रतिस्थापन या ट्यूटोमेरिज्म सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस प्रकार के असामान्य क्षारक अपने पूरक सामान्य क्षारक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में असमर्थ हो जाता है। जब डीएनए अणु में इन नाइट्रोजन बेस पेयर में क्या हो गया, ट्यूटोमेरिज्म हो गया, तो ट्यूटोमेरिज्म के कारण कॉमन जो बेस पेयरिंग थी वो नहीं हो पाती है, कॉमन बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है उनके साथ, इसलिए। और इसके कारण जो ट्यूटोमेरिज्म के कारण एडेनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ बन, जबकि एडेनिन को किसके साथ, थाइमिन के साथ बनाना चाहिए था। इसी प्रकार की एबनॉर्मल ट्यूटोमेरिज्म के कारण थाइमिन एडेनिन के साथ बनाना चाह रहा है, लेकिन थाइमिन बना दिया, ग्वानिन के साथ में कपलिंग कर देता है। इस युग्मन के कारण डीएनए में असामान्य क्षार युग्म बनता है और ये वर्जित क्षार युग्म होता है। यद्यपि ट्यूटोमेरिज्म विस्थापन उच्च आवर्ती को होता है, किंतु युग्ल एंजाइमों के चयनात्मक प्रभाव के कारण युग्मनज को यथासंभव रोकने का प्रयास करता है। तीसरी बात कहलाती है बेस एनालॉग। डीएनए में मिलने वाले प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के अलावा कोशिका में कुछ अन्य प्रकार के प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स भी पाए जाते हैं। ये अतिरिक्त कोशिका में कुछ अप्राकृतिक क्षार अनुक्रम भी मिलते हैं, जिनकी आणविक संरचना जो है कॉमन प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उनसे मिलती जुलती है। एक नाइट्रोजन बेस पेयर है जिसका नाम है 5-ब्रोमोयूरेसिल। 5-ब्रोमोयूरेसिल जो है बिल्कुल थाइमिन के समान है, तो जो डीएनए की सीक्वेंस आएगी तो थाइमिन और ब्रोमोयूरेसिल में वहां पर उस सीक्वेंस में जुड़ने के लिए कंपटीशन हो जाएगा। यदि थाइमिन नहीं जुड़ पाया और 5-ब्रोमोयूरेसिल जुड़ गया तो 5-ब्रोमोयूरेसिल की बॉन्ड पेयरिंग अलग प्रकार की होगी, एडेनिन की बजाय ये ग्वानिन से कॉपलिंग करेगा। क्या हुआ, कह रहा है कि 5-ब्रोमोयूरेसिल और थाइमिन में कंपटीशन हुआ,
थायमिन के स्थान पर 5 ब्रोमो यूरेसिल जुड़ गया। थायमिन जुड़ता तो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता, लेकिन 5 ब्रोमो यूरेसिल जुड़ गया तो 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार बेस पेयरिंग चेंज हो जाती है। इस प्रकार की जो है जैव रासायनिक प्रतिक्रिया प्राकृतिक सार को प्रतिस्थापित कर देता है। ये थायमिन, ये 5 ब्रोमो यूरेसिल की संरचना है। 5 ब्रोमो यूरेसिल थायमिन का अनुरूपी है, बेस एनालॉग है, और म्यूटेशन की प्रक्रिया में थायमिन के स्थान पर 5 ब्रोमो यूरेसिल आ जाता है। एस्चुरिया कोलाई में इसकी वृद्धि को देखी जा सकती है। 5 ब्रोमो यूरेसिल के कारण एस्चुरिया कोलाई डीएनए में समावेशित हो जाता है और ये थायमिन को प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ देख लीजिए 5 ब्रोमो यूरेसिल के एडेनिन थायमिन के स्थान पर जुड़ा, लेकिन एडेनिन को प्रतिस्थापित कर दिया 5 ब्रोमो यूरेसिल ने। सामान्य स्थिति होती तो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा रहता, लेकिन 5 ब्रोमो एडेनिन तो थायमिन के साथ जुड़ेगा। जब ब्रोमो यूरेसिल आ गया तो ब्रोमो यूरेसिल ने गुइनोसिन के साथ जुड़ गया, गुइनोसिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और ब्रोमो यूरेसिल एडेनिन के साथ में बॉन्ड। तो ये वाला जो है ब्रोमो यहाँ जी आने के कारण जी से सी बन गया और ये उत्परिवर्तन रूप आ गया। जी सी के साथ में जी सी कॉमन बेस पेयरिंग, साइटोसिन के स्थान पर ब्रोमो यूरेसिल आए, थायमिन के स्थान पर ब्रोमो यूरेसिल यहाँ है। ब्रोमो यूरेसिल जब लग गया तो इसने एडेनिन के साथ में बॉन्ड बना दिया, ए टी से हो गया, ए से बी यू हो गया। अब एक और घटना कहलाती है, वो कहलाती है आयोनाइजेशन। डीएनए में पुनरावर्तन के समय सार के आयनीकरण द्वारा भी प्रतिस्थापन उत्पन्न हो जाता है। आयनीकरण से सार के नंबर 1 नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का क्षय हो जाता है। आयनीकरण अवस्था में थायमिन सामान्य ग्वानिन से उत्पन्न कर जाता है। थायमिन एडेनिन से, थायमिन ग्वानिन से जुड़ गया। इस प्रकार ग्वानिन भी अपनी ऑक्सीकृत अवस्था आ जाती है तो सामान्य थायमिन से युग्मन कर लेता है। इसके फलस्वरूप टी के साथ में ए होना चाहिए किंतु जी आ गया और जी के साथ में टी आ गया। इस प्रकार जो कि बेस पेयरिंग का निर्माण हो जाता है। ये चलावयवी विस्थापन के समान संक्रमण होता है। अतः प्रतिस्थापन के फलस्वरूप न्यूक्लियोटाइड्स के विन्यास में जो परिवर्तन आ जाता है, इस प्रकार उत्परिवर्तन में कभी कभी टर्मिनेटर जीन आ जाता है, जैसे यूएए, यूएजी और यूजे। ये अंबर, ओकरी और ओपेल 3 प्रकार के टर्मिनेशन कोडोन कहलाते हैं, जिनका मतलब कुछ नहीं है। ये आ गया मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में रुक जाता है। निरर्थक तक पहुंचने पर मैसेंजर आरएनए के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण रुक जाता है। अब हम देखेंगे एडिशन और डिलीशन प्रकार के। एक्रिडीन के समान जो म्यूटाजेंस होते हैं वो डीएनए के नाइट्रोजन सारकों में और एडिशन कर देते हैं या कुछ को विलोपित कर देते हैं। तो एक्रिडीन के डीएनए के स्टैंड पर 2 क्रमिक सारकों के बीच में यदि एक्रिडीन घुस गया है, तो एक्रिडीन की लंबाई थोड़ी अधिक होती है और एक्रिडीन की लंबाई अधिक होने के कारण ये नाइट्रोजन बेस पेयर जो था उसे अधिक जगह घेर लेता है। तो 2 नाइट्रोजन बेस पेयरों की दूरी जो है सामान्य क्षारों की अपेक्षा डबल हो जाती है और टेम्परेरी स्टैंड पर एक्रिडीन की उपस्थिति के कारण जब डुप्लीकेशन हो रहा है तो एक अतिरिक्त बेस का संकलन हो सकता है। इसके विपरीत एक्रिडीन के द्वारा डुप्लीकेशन के समय में उपस्थित हो तो इसमें ये एक स्टैंड पर निविष्ट हो जाता है और मुक्त होने पर सम्मुख स्टैंड या टेम्पलेट में से एक सार को विलोपित कर देता है। एक्रिडीन घुस गया तो अधिक जगह घेरेगा तो एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस पेयर देना पड़ेगा। एक्रिडीन निकल गया तो एक नाइट्रोजन बेस पेयर को डिलीट करना पड़ेगा। इस प्रकार नया जो स्टैंड हमारे पास होगा डुप्लीकेशन के कारण सामान्य की अपेक्षा उसमें एक नाइट्रोजन सार गया तो अधिक होगा और निकलने पर एक नाइट्रोजन सार कम होगा। डीएनए के अणुओं में जब क्रॉसिंग ओवर होती है एक्रिडीन का निवेशन होने पर संकलन और विलोपन के साथ साथ में ये म्यूटाजेंस जो होते हैं के अणु डीएनए में एक स्ट्रेस उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार एक सार या तो स्थापित हो जाता है, एक सार की कमी हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर की स्थिति आती है तो कॉमन प्रकार के गैमेट्स नहीं बन पाते हैं। बेस पेयरिंग सामान्य प्रकार की नहीं हो पाती है क्योंकि एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड है या एक में कम न्यूक्लियोटाइड है। पुनरावर्तन के बाद में डीएनए में जो सीक्वेंस बनी है या गैमेट्स बने उसके डीएनए में या तो एक न्यूक्लियोटाइड कम होगा या एक न्यूक्लियोटाइड अधिक होगा। एक्रिडीन के द्वारा निर्विष्ट उत्परिवर्तनों के डुप्लीकेशन के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड इसके युग्ल को ही नहीं बल्कि न्यूक्लियोटाइड के अनेक युग्लों को संकलित और विलोपित किया जा सकता है। यदि जेनेटिक सूचना एक स्थिर बिंदु से शुरू होती है, होने वाले ट्रिपलेट संकलनों की श्रृंखला मान दी जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स के संकलन और विलोपन के फलस्वरूप जो म्यूटेंट बिंदु के बाद प्रोटीन की संरचना परिवर्तित हो जाती है।
अगर किसी डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड का विलोप हो जाए तो विलोप स्थल से आगे के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम बाईं ओर की विस्थापित हो जाता है, जिसे संकेत क्रम भी बदल जाता है। यह भी संभव है कि विलोपन के फलस्वरूप निरर्थक कोडोन के बनने से संकेत क्रम ही निरर्थक या अक्रियाहीन हो जाए। ये बात यदि समझ में नहीं आई हो तो मैं थोड़े से और रिपीट कर देता हूं कि एक्रिडीन के समावेशन से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ा और विलोपन से एक घट गया, तो उसके पश्चात जितने न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, ट्रिपलेट कोडोन्स बनेंगे, उनका क्रम परिवर्तित हो जाएगा और उसका मतलब चेंज हो जाएगा या फिर टर्मिनेशन आ जाएगा। ये इसकी बात है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप डीएनए के स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइडों का पुनर्विन्यास होता है। एक सार के विलोपन या उसके बाद अन्य नाइट्रोजन सार के पुनर्निवेशन के फलस्वरूप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन। गुणसूत्रों की संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ये इस प्रकार के हो सकते हैं, डेफिशिएंसी प्रकार के हो सकते हैं, डुप्लीकेशन प्रकार, डेफिशिएंसी को डिलीशन भी कहते हैं, डुप्लीकेशन हो सकते हैं, ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं, इन्वर्सन हो सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी को देखें। हमारे पास डीएनए क्रम है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से सी डी खंड विलुप्त हो गया तो ये जीनों की संरचना में परिवर्तन हो गया। इसी गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्र से छोटे आकार का हो गया। ये जो डेफिशिएंसी आती है ये अप्रभावी उत्परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होती है। डुप्लीकेशन हो जाएगा तो गुणसूत्र में जीनों का क्रम डबल बार हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच था, ए बी सी डी ई सी डी ई वाला खंड रिपीट हो गया और एफ जी एच, ये डुप्लीकेशन कहलाता है। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में डुप्लीकेशन होता है और डुप्लीकेशन के फलस्वरूप अतिरिक्त जीन उसमें निवासित हो जाता है, जिससे नए लक्षणों की संभावना रहती है। ट्रांसलोकेशन हो गया, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ट्रांसलोकेशन हो गया तो ए बी सी डी ई आ गया, उसके बाद एनओपी खंड इसका टूट कर इसके साथ आ गया और इसका आई जे के एल एम एन के बाद में एफ जी एच खंड टूट करके आ गया। जब आपस में विनिमय हो जाता है तो इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। पूर्व जाति ड्रोसोफिला विरिडिस की दो विभिन्न जातियों में ट्रांसलोकेशन द्वारा इस प्रकार का गुण उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्वर्सन हो गया, इन्वर्सन में क्या है, एक खंड टूटेगा, उल्टा होएगा, वापस लग जाएगा। हमारे पास ए बी सी डी एफ जी एच है, ए बी सी के बाद में एफ ई डी का क्रम बदल गया और जी एच वापस लग गया। इस प्रकार जो विभिन्न समस्या होती है उनमें अंतर उत्पन्न हो जाता है और नई जातियों का विकास होता है। ड्रोसोफिला के निकट संबंधी जातियों में प्रतिबिंब इन्वर्सन पाया जाता है। अब जितने भी म्यूटेशन हमने देखे वो म्यूटेशन या तो स्वतः उत्पन्न हो सकते हैं या फिर इंड्यूस हो सकते हैं। स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से होने वाले उत्परिवर्तन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले किसी भी पदार्थों को प्रेरित किए बिना भी जनक जीवों की संतति में यदि उत्परिवर्तन विकसित होते हैं तो ऐसे उत्परिवर्तन जो होते हैं वो स्वतः या प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं और इनके विकसित होने का कारण अनिश्चित होता है, इसलिए इनको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या इंड्यूस म्यूटेशन कहा जाता है। इंड्यूसन म्यूटेशन जब कहेंगे जैसे एक्स किरणें या रासायनिक पदार्थों के माध्यम से या किसी म्यूटेजेंस के प्रभाव से हमने उत्परिवर्तन को उत्पन्न किया है तो उस उत्परिवर्तन को प्रेरित म्यूटेशन कहा जाता है। कॉस्मिक किरणों से या वायुमंडल में उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के फलस्वरूप ये विकसित होते हैं। म्यूटाजेनिक सब्सटेंस के द्वारा जो म्यूटेशन उत्पन्न किया जाता है उसे इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार की गति स्वतः उत्परिवर्तन के स्तर में काफी अधिक वृद्धि होती है। उत्परिवर्तनों की संख्या विकिरण की मात्रा के अनुपातात्मक क्रम में होती है और विकिरण की तीव्रता से इसका कोई संबंध नहीं भी हो सकता है। अब म्यूटाजेनिक एजेंट क्या क्या होते हैं? यद्यपि अब तक हमने जितना भी अध्ययन करा है उसमें हमने देखा कि जो म्यूटेशन के कारण जो जीन है उसमें स्वतः ही प्रकृति में विकसित हुई है, फिर भी उसके उद्गम के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा सकता। उत्परिवर्तन से अनेक कारक हो सकते हैं, वे जीन्स और स्वयं प्रतिलिपिकरण के समय विकसित होते हैं। अनेक उत्प्रेरक कारकों की खोज हो चुकी है। इसमें सबसे पहला कारक है रेडिएशन, एक्स किरण है। एक्स किरण में अल्फा बीटा और गामा है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है
गुणसूत्र में डिलीशन उत्पन्न कर सकती है और ये उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, किंतु यह अपेक्षाकृत कम प्रभावी होती है। केमिकल म्यूटेशंस की यदि हम बात करें तो ये केमिकल म्यूटेशंस जो होते हैं प्रबल रासायनिक म्यूटेशन होते हैं। ऑरोबेन ने 1949 के अनुसार ड्रोसोफिला में एक प्रबल उत्प्रेरजनकारी पदार्थ के रूप में फार्मीएल्डिहाइड और यूरेथेन को लिया है। ये ड्रोसोफिला के लार्वा के भोजन में मिला दिया जाए तो उसमें उत्परिवर्तन विकसित कर देती है और कार्बनिक पेरोक्साइड बैक्टीरिया में उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है। वातावरण की सामान्य दशाओं में ताप जो होता है वो म्यूटेशन का कार्य करता है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर ड्रोसोफिला में म्यूटेशन की दर दुगुनी या तिगुनी हो जाती है। अब आ जाती है म्यूटेशन और इवोल्यूशन की बात। आजकल उत्परिवर्तनों को विकास का आधार माना गया है। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और आइसोलेशन ये इत्यादि ऐसे फोर्स हैं जो उत्परिवर्तन को प्रभावित करके प्राकृतिक वर्ण से संकरण करने वाली समष्टियों में अपसरण करते हैं, कि जो अधिकांश उत्परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। ड्रोसोफिला में ऐसे कितने ही उत्परिवर्तन हैं जिनके कारण अंग विलुप्त हो गया हो, अपघटित हो गया हो, कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पर यह भी सच नहीं है कि समस्त उत्परिवर्तन हानिकारक ही होते हैं। अनेक उत्परिवर्तन लाभदायक भी होते हैं। उदाहरण के लिए कोलन में रहने वाला जीवाणुभोजी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति प्रतिरोधी स्ट्रेन विकसित कर लिए जाते हैं। यह जीव वातावरण के प्रति सूक्ष्म रूप से समायोजित हो जाता है और स्वाभाविक रूप से तनिक से परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें विविध रूपता विकसित हो जाती है। इन जीवों को उनके सामान्य वातावरण से भिन्न वातावरण में रखने पर भी ये उत्परिवर्तन लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। डॉबझांस्की ने जीवों को उनके वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने वाले उत्परिवर्तनों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा परीक्षण होता है। बाद में ये जीनी संरचना में संकलित हो जाते हैं और समस्त उत्परिवर्तन जो है हानिकारक नहीं होते हैं। वातावरण में परिवर्तन होने पर जीवों में अनुकूलता विक्षुब्ध हो जाती है। वातावरण एवं उसमें वास करने वाले जीवों के बीच पुनः समरूपता के और इनकी जीनी संरचना में परिवर्तन होना आवश्यक है। इस नए वातावरण का उत्परिवर्तन वांछनीय सिद्ध होते हैं। इस प्रकार समष्टि के पुराने जीन के स्थान पर नए और अधिक अनुकूली जीन के द्वारा ले लिया जाता है और उत्परिवर्तन जाति के जीवित रहने के अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उत्परिवर्तनों को प्रोत्साहित नहीं करने वाली कोई भी समष्टि केवल अपरिवर्तित वातावरण में कुछ समय तक लाभदायक स्थिति में रह सकती है, किंतु वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर प्राकृतिक ऋण केवल उन्हीं जातियों का वर्णन करता है जिनकी जीनी संरचना में ऐसे उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जो जाति को नए वातावरण रहने के लिए अधिक अनुकूलित और अधिक उपयुक्त बनाते हों। इस प्रकार जो लाभदायक जीन्स है उनको संकलित करके नई जातियों का विकास होता है। यही म्यूटेशन और म्यूटेशन की थ्योरी है। आज का असाइनमेंट है डिवरीज के म्यूटेशनवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जीन उत्परिवर्तन के आणविक आधार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जीन म्यूटेशन के प्राकृतिक और अप्राकृतिक प्रेरित सांद्रों का विवरण दीजिए। विकास में म्यूटेशन के महत्व का वर्णन कीजिए। गुणसूत्री विपतन और जैव विकास के महत्व पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी के दैहिक म्यूटेशन, घातक म्यूटेशन, चलायवता, उत्परिवर्तन कारक और प्रतिलोमीकरण। आज का अध्याय यही समाप्त करता है। ये कुछ क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, इसमें जो भी आपसे सरल हो सके वो सरल करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा।